प्रस्तुत है प्रमोद पंडित जी द्वारा लिखित कहानी दो कदम आगे, मेरी यानी कि अंशु राजीव की आवाज में। रेलवे स्टेशन पर चौधरी साहब को 2.5-3 साल का बच्चा मिला। चौधरी साहब लोगों के कहने पर उसे अपने साथ ले आए और नौकरों के साथ उसे घर में रख दिया, जहां चौधरी साहब के 10-12 नौकर रहा करते थे। चौधरी साहब ने अपने नौकरों के रहने के लिए एक अलग ही घर बना रखा था। वहां वो पशुओं को भी रखा करते थे। चौधरी साहब ने नौकरों को खास हिदायत दी कि इस बच्चे का सभी लोग खास ध्यान रखेंगे। बच्चा एकदम गोरा था, बालों का रंग सुनहरा था, नाक लंबा, गोल चेहरा, एकदम अंग्रेजी गुड्डे की तरह। वक्त बीतता गया, बच्चा सभी से घुल मिल गया और रंग रूप के हिसाब से सभी लोग उसे कैलू कहकर पुकारने लगे और देखते देखते उसका नाम कैलू रखा गया। चौधरी साहब भी कैलू का ध्यान रखा करते थे। उस समय चौधरी साहब की उम्र लगभग 60 साल की थी और उन्हें मात्र 2 बेटे थे, एक राजकुमार और दूसरा रामकुमार। राजकुमार की उम्र 14 साल और रामकुमार की उम्र 10 साल थी। चौधरी साहब की पत्नी थोड़ी सख्त मिजाज की थी। उन्हें अपने परिवार और बच्चों के अलावा किसी और में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अपने मायके वालों के अलावा किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। शायद इसीलिए चौधरी साहब केलू को पढ़ा लिखा नहीं सके थे। वक्त बीता और केलू जवान हो गया। लगभग सारे नौकर बदल गए, मगर केलू की दुनिया तो यही थी, इसीलिए वो वहीं पड़ा रहा। खाना, रहना और कपड़े के अलावा उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं था। चौधरी साहब के दोनों बेटे पढ़ लिख कर विदेश में सेटल हो गए। चौधरी साहब की पत्नी भी परलोक सिधार गई। वक्त बदलता गया। अब चौधरी साहब के घर में आदमी के नाम पर खुद चौधरी साहब और सेवक रूपी केलू रह गया था। चौधरी साहब 80 साल पार कर चुके थे। उम्र के हिसाब से उनका शरीर भी जीर्ण हो चुका था। एक दिन कैलू दिन भर गन्ना पेराई करके मजदूरों का हिसाब किताब करके जब चौधरी साहब के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि चौधरी साहब का बड़ा लड़का एक एक्सीडेंट में परलोक सिधार गया था। चौधरी साहब के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विदेश जा सके, और छोटे बेटे रामकुमार, उसको तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि भाई की लाश को यहाँ पर ला सके। लिहाजा अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। वक्त बीता और चौधरी साहब की विधवा बहू कमला घर लौटी। उसकी उम्र 29 वर्ष हो चुकी थी, मगर कोई भी संतान नहीं थी। गोरे बदन वाली कमला पढ़ी लिखी थी, गांव समाज की परंपरा से भली भांति परिचित थी, मगर छोटा बेटा रामकुमार एक विदेशी लड़की से ही शादी करके वहीं सेटल हो गया था। एक दिन चौधरी साहब ने अपने छोटे बेटे रामकुमार से टेलीफोन पर बात की तो उसने साफ 2 टूक जवाब दे दिया कि मुझे वहां की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि वहां आकर अपना टाइम बर्बाद कर सकूं। बेटे की बात सुनकर चौधरी साहब वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए और अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने लगे। तभी कैलू एक गिलास में काढ़ा लेकर आया और चौधरी साहब के आगे रखते हुए बोला, चौधरी पापा लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। चौधरी साहब ने कैलू की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। ये देखकर कैलू बोला, चौधरी पापा ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? चौधरी साहब ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं रे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज 80 बरस पार करने के बाद मुझे समझ में आया कि असली दौलत किसे कहते हैं। कैलू व्यस्तता भरे स्वर में बोला, आपकी बातें आप ही समझें, ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। ऐसे संभालिए, 52,000 हैं, चीनी मिल से लाया हूं, मजदूरों की छुट्टी का वक्त हो गया है। इतना बोलकर कैलू तेज कदमों से निकल गया और चौधरी साहब मूक दर्शक हाथ में काढ़ा पकड़े देखते रह गए। ये सारी बातें चौधरी साहब की विधवा बहू कमला खिड़की से देख रही थी। फिर चौधरी साहब ने काढ़ा पीकर गिलास रखा। कमला सामने आई और चौधरी साहब का जूठा गिलास उठाते हुए बोली, पापा जी ये कौन है? चौधरी साहब ने कमला को एक नजर देखा और शांत भाव से बोले, हम इसे बेटा समझते हैं। तुम्हारी सास, वो इसे नौकर समझती थी। तुम्हारा पति इसे गुलाम समझता था और महात्मा लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। कमला कंफ्यूज सी बोली,
मैं कुछ समझी नहीं। 2.5-3 साल का था जब ये मुझे रेलवे स्टेशन पर खोया हुआ मिला था, तो मैं इसे यहाँ ले आया। मैं इसे पढ़ाना लिखाना चाहता था, मगर तुम्हारी सास को ये मंजूर नहीं था। आज अपने बेटे के पास मुझे देखने का टाइम नहीं है, और ये जिसने आज तक खाना, रहना और कपड़े के अलावा कभी कुछ लिया ही नहीं, इस असहाय वक्त में मेरी सेवा भी करता है, मेरा काम काज भी संभालता है। बेटा, ये फरिश्ता नहीं तो और क्या है? ये देखो, पैसे कमाकर सीधा मेरे पास लाकर रख दिया। तुम ही बताओ, ये फरिश्ता नहीं तो क्या है? आज मेरे बेटे को मेरी जायदाद का पता नहीं है, लेकिन इसे सब कुछ पता है और निस्वार्थ सब संभालता है। ये फरिश्ता नहीं तो फिर क्या है? चौधरी साहब की बातें हल्के से घूंघट लगाए कमला चुपचाप सुन रही थी। फिर चौधरी साहब ने कमला की तरफ नोटों की गड्ढी बढ़ाते हुए कहा, लो, रख दो इसे। कमला नोट की गड्ढी लेकर अंदर गई और तिजोरी में रखने के बाद पलंग पर टेक लगाकर बैठ गई और एकटक छत को देखने लगी, जैसे वो कैलू के बारे में सोच रही हो। आधे घंटे बाद फिर केलू लौटा और चौधरी साहब के पास दवाई की थैली लेकर गया। उसने उसमें से 2 टैबलेट निकाली और चौधरी साहब को समझाते हुए कहा, इसमें से एक खाने के बाद खानी है और ये आप अभी ले लीजिए। इतना बोलते हुए टैबलेट निकालकर चौधरी साहब के हाथ में दी और जग से गिलास में पानी डालकर दिया। चौधरी साहब ने बिना कुछ बोले दवा खा ली। फिर कैलू बोला, मैं अपना भोजन बनाकर आता हूं। इतना बोलते हुए कैलू जाने लगा तो कमला ने आवाज दी, सुनो। कैलू कमला की तरफ मुखातिब हुआ, जी। फिर कमला बोली, आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 5 मिनट बैठ सकते हैं? कैलू फिर व्यस्तता भरे अंदाज में बोला, मैडम जी, फिर तो देर हो जाएगी ना। अभी पशुओं को चारा पानी देना है, दूध भी दोहना है। अगर देर हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं इन कामों को निपटा कर आता हूं, फिर आपको जो कहना है इत्मीनान से कहिएगा। इतना बोलते हुए कैलू निकल गया। कमला की नजर चौधरी साहब पर गई तो चौधरी साहब बोले, ये फरिश्ता नहीं तो और क्या है बेटी? कमला बिना कुछ बोले किचन में चली गई। चौधरी साहब अपने पलंग पर ही लेट गए। रात के 8 बजे थे। कमला एक थाली में खाना परोस कर लाई। पापा जी, खाना खा लीजिए। चौधरी साहब लेटे लेटे बोले, नहीं बेटी, अभी भूख नहीं है। तभी पीछे से कैलू की आवाज आई, भूख तो अब लगने से रही। कैलू के हाथ में दूध की बाल्टी थी। उसे रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है कि टेम टेम पर खाना खाते रहो, अभी आपको भूख ना के बराबर ही लगेगी। इतना बोलते हुए कैलू ने चौधरी साहब को पकड़कर बिठा दिया और उनके आगे खाने की थाली रखकर उनके हाथ धुलाए कमला दूध की बाल्टी लेकर रसोई घर में चली गई। चौधरी साहब निवाला तोड़कर मुंह में लेने के बाद बोले, खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। कैलू ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अभी खाइए, कल से मैं आपको नींबू काट कर उस पर काला नमक डाल के गरम करके चाटने को दूंगा। 2 टाइम में मुंह का स्वाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर मैं आपके लिए अलाव की लिट्टी बनाऊंगा और आपका पसंदीदा लिट्टी और दूध खिलाऊंगा आपको। चौधरी साहब ने दूसरा निवाला लेते हुए कहा, तुमने खाया? कैलू ने तुरंत जवाब दिया, जी, खाने में मैं कभी देर नहीं करता हूं। गरम गरम मकई की रोटी और दूध खा के आ रहा हूं। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। सुबह तड़के गन्ना पिरे भी तो शुरू करनी है। तू जाके आराम कर, मैं खा लूंगा। नहीं नहीं, आपको दवा भी तो खिलानी है अभी। अरे दवा मैं खा लूंगा, आप आराम से खाइए, मैं जरा मैडम जी से बात करके आता हूं। तब उसने मैडम जी को आवाज लगाई। इतना कहते हुए कैलू ने किचन की तरफ आवाज दी, मैडम जी, आप क्या चाहती थी? तभी कमला सामने आई और कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, आप बैठिए ना। कैलू चौधरी साहब की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं चौधरी पापा के सामने कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं? कैलू की बातें सुनकर कमला सन्न रह गई। फिर चौधरी साहब से, पापा जी, आप इन्हें बैठने के लिए कहिए ना। भाई, मैं 100 बार बोल चुका हूं, वो नहीं बैठेगा। बेटी, इसके अंदर ये संस्कार समाहित हो गया है। तभी कैलू ने धप से जमीन पर बैठते हुए कहा, चलिए बोलिए,
कैलू की हरकतों पर चौधरी साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई ये नहीं मानेगा, बड़ा जिद्दी है। मायूस होकर कमला बोली, मैं चाहती हूं कि जहां 2 लोगों का खाना मैं बनाती हूं वहां 3 लोगों का खाना बनाऊंगी। कल से आप यहीं खाएंगे, हम लोगों के साथ। कैलू मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, मगर क्या करूं, मुझसे किसी और का बना हुआ खाना खाया ही नहीं जाता, और फिर कितनी देर लगता है, बस 20 मिनट, खाना बना खा के रेडी हो जाता हूं। जब चौधरी साहब खाना खाकर थाली सरका देते हैं तो कैलू उन्हें दवा खिलाने जाता है और कमला जाकर झूठी थाली उठाती है। चौधरी साहब को दवा खिलाकर उनकी मच्छरदानी लगाता है, फिर पूरे इत्मीनान से कहता है, अच्छा मैं चलता हूं। चौधरी साहब लेटते हुए बोले, अच्छा जाओ। केलू निकलता है। कमला दरवाजा बंद करने जाती है, मगर तब तक दरवाजा बंद नहीं करती जब तक कि कैलू कमला की नजरों से ओझल नहीं हो जाता। अगले दिन सूर्योदय से पहले कैलू ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया। मजदूरों के आने के बाद वो खाना पकाने और खाने घर गया और खाने खाने के बाद एक गिलास में काढ़ा लिया चौधरी साहब के पास पहुंचा तो देखा कि चौधरी साहब एक वकील के साथ बैठे हैं। कैलू ने जाकर चौधरी साहब को काढ़ा पकड़ाया। तभी चौधरी साहब ने वकील से कहा, यही है हमारा कैलू। वकील साहब ने कैलू का अदब से अभिवादन किया, नमस्ते। कैलू ने भी जवाब में नमस्ते किया और आश्चर्य भाव से चौधरी साहब को देखा। तो चौधरी साहब ने एक वसीयत का पेपर अपने तकिया के नीचे से निकाला और वकील को देते हुए कहा, वकील साहब इन्हें भी पढ़कर सुना दीजिए। वकील साहब ने वसीयत के हिसाब से यूं ही बता दिया कि इस कागजात में लिखा है कि चौधरी साहब की पूरी जायदाद में से आधे का मालकिन कमला बहू है और आधे का मालिक आप हैं। फिर आश्चर्य से कैलू ने चौधरी साहब को देखते हुए कहा, चौधरी पापा ये सब क्या है? चौधरी साहब ने सपाट लहजे में कहा, ये वही है जो तुम सुन रहे हो। चौधरी साहब मुस्कुराए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मगर ये सब तो राम बाबू का है ना, और फिर मेरा क्या है? मैं तो आपकी पूरी जायदाद का रक्षक हूं ही, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? चौधरी साहब ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, कैलू, राम ने मुझसे साफ शब्दों में कहा है कि उसे ये जायदाद नहीं चाहिए, और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे फैसले को काटने की? कैलू एकदम चुप हो गया। तभी उसकी नजर दूर खड़ी कमला पर पड़ी। कमला ने जैसी आंखों से ही उससे कहा कि पापा जो कर रहे हैं वो सही है। कैलू बिना कुछ बोले निकल गया। कैलू अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गया और उसके अंतर्मन में अनेक सवाल जवाब उफान मारने लगे। तभी उसके कमरे में उसके आगे एक काला कुत्ता गोली आकर बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा, मानो उसे रोज की तरह भोजन मांग रहा हो। कैलू ने कुत्ते को देखते हुए कहा, अब तुम क्यों मेरा मुंह चिढ़ा रहे हो? अब जाओ यहां से, आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना भी नहीं बनाऊंगा, जाओ। कैलू की बात सुनकर कुत्ता निकल गया। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, इतना गुस्सा? कैलू ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने कमला खड़ी थी। उसे देखते ही कैलू खड़ा हो गया। मैडम जी, आप यहां? कमला उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोली, पापा जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने इस तरह मुंह फुला लिया? कैलू ने बिना कुछ जवाब दिए मुंह फेर लिया। कमला कैलू के ठीक बगल में बैठ गई। कैलू उठने लगा। कमला उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए बोली, कल के दिन आपको भी तो शादी करनी है, घर बसाना है, आपका भी परिवार बढ़ेगा। कैलू ने कमला की बातों को दबाते हुए कहा, यह सब आपसे किसने कह दिया? मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। कमला तपाक से बोली, मगर मुझे तो अच्छा लगता है और मैं चाहती हूं कि आप शादी करें। क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे आप? कैलू ने उठते हुए कहा, आप मेरी बातों को समझती क्यों नहीं हैं? कमला जी खड़े होते हुए बोली, मैं सब समझती हूं और पापा जी की भी यही मर्जी है कि मैं आपसे ब्याह करूं, और बहुत सोचने के बाद मैं भी ये बात समझती हूं कि ये सही है, क्योंकि इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी सिर्फ दौलत के सहारे नहीं काटी जा सकती। जीना और मरना तो जानवर भी कर लेते हैं, बल्कि वो तो हमसे 2 कदम आगे हैं, क्योंकि जानवर अपनी शारीरिक भूख में मिटाते हैं। तभी काला कुत्ता मोती वापस आया और केलू का पैर चाटने लगा। मोती को देखते ही कमला बोली,
देखिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ये जानवर कैसे आपका पैर चाट रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी? इतना कहते हुए कमला केलू के पैरों में बैठ गई। ये क्या कर रही हैं आप? केलू ने तुरंत अपने दोनों हाथों से कमला का कंधा पकड़कर उठा लिया। कमला को छूते ही केलू के बदन में जैसे बिजली से दौड़ गई। कमला के कंधे पर जब केलू ने हाथ रखा तो उसके कोमल रुई से बदन में जैसे केलू की उंगली दब सी गई। ये छुअन अब केलू को अच्छी महसूस हो रही थी। तभी कमला बोली, आज मैं खीर पूड़े बनाने जा रही हूं, आपके लिए भी। इतना बोलकर कमला तेज कदमों से निकल गई। केलू कुछ नहीं बोल सका और जाते हुए कमला को एकटक देखता रह गया। कुछ दिन बाद चौधरी साहब ने केलू और कमला की पूरे गांव के सामने शादी करवा दी। सुनने में आया कि हर जगह लोग चौधरी साहब की तारीफ कर रहे थे कि चौधरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया और समाज को 2 कदम और आगे ले गए। अभी आप अंजू राजीव से सुन रहे थे प्रमोद पंडित जी की कहानी 2 कदम आगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।